भाई जब भी आप किसी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? अक्सर हमें यहाँ पर दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। पहले वो जो कहते हैं कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारे पास जो भी बन पड़ता है हमें इन्हें देना चाहिए। दूसरे वो जो कहते हैं कि हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, या फिर यूँ कहें कि हमें इन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप इन्हें कुछ दोगे तो इनकी एक गलत हैबिट डेवलप हो जाएगी जो कि इन्हें हमेशा इसी दलदल में धकेले रहेगी। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि बैगिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफेंस है भारत की कई सारी स्टेट्स में, जहां पर एक बैगर को यहां पर 10 साल तक के लिए डिटेन किया जा सकता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है कानून बैगिंग से जुड़ा हुआ। हम बात करेंगे बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 की, जो कि लगभग 22 स्टेट्स के द्वारा अपनाया जा चुका एक कानून है। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की तो हम सब जानते हैं कि बैगिंग जो है भारत की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। भारत के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, किसी भी शहर में आप चले जाएं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे में कई सारे कारण हम यहाँ पर गिनवा सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो बैगिंग के इस दलदल में गिरते हैं। आप कह सकते हैं कि लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोगों के पास यहाँ पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर यूँ कहें कि लोग जो है मजबूर हैं। लेकिन एक चीज़ और जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए वो ये कि इसके साथ जुड़े हुए कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग एब्यूज़, ये सारे जो मुद्दे हैं इसी से जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम अपने आप में बैगिंग बन चुका है। हमें देखने को मिलता है कि कई सारे केसेस में जो बैगर्स होते हैं वो बच्चों को उठा लाते हैं, किडनैप कर लाते हैं रूरल एरिया से, ट्राइबल एरिया से, एंड उन्हें लाकर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर बिठा दिया जाता है भीख मांगने के लिए। ऐसे में आप यहाँ पर ये भी जान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर कानून नहीं लाया गया है इस मुद्दे को डील करता हुआ। बट येस, बॉम्बे गवर्नमेंट का एक कानून था या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक कानून आया था, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 का ये कानून था, जो कि भारत की लगभग 22 स्टेट्स के द्वारा अपनाया जा चुका है, या यूँ कहें कि 22 स्टेट्स ने इसी कानून की तर्ज पर अपने अपने जो स्टेट्स हैं या टेरिटरीज हैं वहाँ पर ये कानून लेकर आया हुआ है। अगला सवाल ये कि क्या इस कानून का कभी इस्तेमाल हुआ है? तो इसका एक जो मेजर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जहां पर मास लेवल पर बैगर्स को जेल में डाला गया था, वो हमें देखने को मिलता है 2010 में, जब हम देखते हैं कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, दिल्ली में हुए, वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर बैगर्स को मास लेवल पर उठाया जाता है एंड डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाता है। वो बात अलग है कि 2018 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिल्ली स्टेट के लिए या दिल्ली NCR रीजन के लिए, दिल्ली के लिए यहाँ पर ये जो कानून है उसे निरस्त कर दिया, यानी कि दिल्ली में यहाँ पर जो बैगिंग है वो डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है। अब दूसरी बात ये कि बैगिंग की डेफिनेशन क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे वाला जो कानून जो कि हर जगह लागू होता है, 22 स्टेट्स में लागू होता है, उसके तहत यहाँ पर बैगिंग को किस तरह से डिफाइन किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक बहुत ही लार्ज डेफिनेशन दी गई है। क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें कवर की गई हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की गई हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है जी सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स इन पब्लिक प्लेस इधर बाय इन दी प्रिटेंस ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, परफॉर्मेंस एटसेट्रा। हम देखते हैं कि भाई लोग आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं या डांस करके सड़क पर दिखा रहे हैं, या फिर वो 2-2 रुपए के पेन जो है वो आपको बेचने के पर्पज से एंड फिर आपसे भीख मांगते हैं। ये सभी जो है बैगिंग की एक्टिविटी या बैगिंग की डेफिनेशन में आ गया। फिर दूसरा यहाँ पे कहता है जी एंटरिंग एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस, आपके घरों के अंदर आके आपसे भीख मांगना, वो भी यहाँ पर आ गया। एग्जिबिटिंग एनी डिस्फॉर्मिटी, एनी वुंड और एनी अदर डिजीज ऑफ द बॉडी। आप देखते हैं कि कई बार यहाँ पर अपने शारीरिक यहाँ पर जो डिस्फॉर्मिटी है उसे यहाँ पर शो करके लोग जो है यहाँ पर भीख मांगते हैं, वो भी यहाँ पर बैगिंग की एक्टिविटी में आ गया। वो आपसे मदद मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, वो बैगिंग की एक्टिविटी में आ गया। फिर कहता है जी हैविंग नो विजिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड वॉन्डरिंग। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके सामने भीख ना मांग रहा हो, लेकिन आप वो देख रहे हो कि सुबह से यहाँ पर वो व्यक्ति यहाँ पे घूम रहा है, एक मार्केट में घूम रहा है, एंड उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो हालत है वो ऐसी है कि आप वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस व्यक्ति के पास कोई अपना सब्सिस्टेंस का साधन नहीं है, यानी कि अपना जीवन व्यापन करने का कोई अपना साधन नहीं है। और ये अपना जीवन कैसे व्यापन करता है? लोगों से मांग कर व्यापन करता होगा, तो वो भी यहाँ पर बैगिंग की एक्टिविटी में आ गया। allowing oneself to be used as an exhibit for the purpose of subsistence or soliciting or receiving alms। देखिए, कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक बुजुर्ग होता है और उसके साथ एक जवान लड़का होता है, वो बुजुर्ग को लेकर घूम रहा होता है, लड़का जो है बुजुर्ग को लेकर घूम रहा होता है, एंड बुजुर्ग के नाम पर वो पैसे मांग रहा होता है। ऐसे में ये जो बुजुर्ग जिसके नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, ये जो कर रहा है ये भी जो बैगिंग की एक्टिविटी में शामिल होगा। साथ ही में यहाँ पर यह भी प्रोवाइड कर दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति को कोई खाना, कपड़ा या कोई और मदद मिल रही है किसी सरकारी स्कीम के तहत या फिर किसी सरकारी प्रोग्राम के तहत या कानून के द्वारा यहाँ पर अलाउड किसी प्रोग्राम के तहत, तो वो बैगिंग की एक्टिविटी में कवर्ड नहीं होगा।
अगला सवाल ये है कि क्या एक पुलिस ऑफिसर बैगर को अरेस्ट कर सकता है? तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को बहुत ही ज़्यादा पावर्स यहाँ पर आप कह सकते हैं मिली हुई है। सेक्शन 4 में यहाँ पर एक पुलिस वाले को कहा गया है कि वो इवन विदाउट अ वारंट एक बैगर को अरेस्ट कर सकता है। क्या कहता है जी? एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ में अरेस्ट विदाउट एनी वारंट हु इज फाउंड बेगिंग। सो बिना किसी वारंट के भी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो वहाँ पे बेगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। साथ ही में यहाँ पर क्या कहा गया कि मान लीजिए आपके घर में कोई बैगर घुसकर वहाँ पर बेगिंग कर रहा है, मान लीजिए आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति आकर भिक्षा मांग रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस अपने आप से आपकी प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकती। आपको जब एक बैगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में है तो आपकी तरफ से अगर पुलिस की तरफ कंप्लेन जाएगी तभी पुलिस वहां पर आकर उसे अरेस्ट कर सकती है। सो बेसिकली पुलिस आपके प्रीमाइसिस में घुसकर अपने आप से अरेस्ट नहीं कर सकती है। फिर यहां पर कहा गया कि जब भी एक पुलिस ऑफिसर एक बैगर को अरेस्ट करता है तो उन्हें यहां पर तुरंत उस व्यक्ति को कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यानी कि पुलिस जो है उस व्यक्ति को जेल में ले जाकर इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं रख सकती, उस व्यक्ति को यहां पर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आगे मैजिस्ट्रेट की क्या कार्रवाई होगी वो सेक्शन 5 में बताई गई है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जैसे ही मैजिस्ट्रेट के सामने एक व्यक्ति को ले जाया जाता है जिसके ऊपर आरोप है कि वो भिक्षा मांग रहा था, तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पर इंक्वायरी करेगा, वो यहाँ पर देखेगा कि वाकई में क्या व्यक्ति ये जो है जिसके ऊपर आरोप लगाया क्या वो वाकई में भीख मांग रहा था, किन सर्कमस्टांसेस में भीख मांग रहा था एंड क्या थी पूरी कहानी। अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है, इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट सेटिस्फाइड कि वो व्यक्ति भीख मांग सकता है, तो मैजिस्ट्रेट उसे जाने देगा। अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि यार ये व्यक्ति भीख नहीं मांग रहा था तो वो मैजिस्ट्रेट उसे जाने देगा। लेकिन ऑन इंक्वायरी अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो व्यक्ति वाकई में ही भीख मांग रहा था तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट शैल ऑर्डर द पर्सन फाउंड टू बी बेगर अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन to be detained in a certified institution for a period not less than 1 year but not more than 3 years। So basically अब यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है, अगर कोर्ट को ये कोर्ट के द्वारा ये पाया जाता है कि वो व्यक्ति वाकई में ही भीख मांग रहा था तो कोर्ट उस व्यक्ति को एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन में भेज देगा और वहाँ पर कम से कम 1 साल के लिए उस व्यक्ति को रखा जाएगा और मैक्सिमम 3 साल के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उस व्यक्ति को वहाँ रहने के लिए। सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं बेसिकली दीज आर द इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिटेन दी बेगर्स ओनली। यहाँ पर बेगर्स को ही रखने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि कई बार होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक व्यक्ति भीख मांग रहा था जो कि रेगुलर बेसिस पर नहीं मांगता है, तो ऐसे में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, यानी कि कोर्ट यहाँ पर अपनी तरफ से उस व्यक्ति को जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर भीख मांग रहा था जो कि नॉर्मली नहीं करता, तो उसके सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे मान लीजिए कोई व्यक्ति को पकड़ा गया, वो भीख मांग रहा था क्योंकि उसकी जो फैमिली मेंबर है, कोई भी उसका फैमिली मेंबर है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसके लिए दवाई लेके जानी थी, आगे पीछे वो ऐसा काम नहीं करता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को चेतावनी देकर यहाँ पर छोड़ सकता है। या फिर कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, उस व्यक्ति से बॉन्ड साइन करवा सकता है कि वो व्यक्ति आगे से गुड बिहेवियर शो करेगा सोसाइटी में, कभी भी वो भीख नहीं मांगेगा एंड उससे बॉन्ड भरवाने के बाद यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब बॉन्ड भरवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास पैसा या श्योरिटी होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आगे पेनल्टी फॉर बेगिंग आफ्टर डिटेंशन एज अ बेगर। मान लीजिए एक व्यक्ति को यहाँ पे पकड़ा गया, पहली बार में उसे कोर्ट ने दोषी पाया बेगिंग का और उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया, लेट्स से 1 साल के लिए उसे यहाँ पर भेजा। 1 साल वो व्यक्ति वहाँ पर रहता है, 1 साल के बाद वो वापस आता है बाहर आने के बाद फिर से वो भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को यहाँ पर क्या सज़ा मिलेगी? तो ऐसे में ही शैल बी कन्विक्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम। अगर जब वो पहली बार कोर्ट डिटेंशन सेंटर से बाहर आने के बाद पहली बार जब वो दोबारा भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उसे यहाँ पर 3 साल तक के लिए दोबारा यहाँ पर डिटेन किया जा सकता है। मान लो 3 साल के लिए डिटेन किया, फिर उसे अंदर भेजा गया डिटेंशन सेंटर में, फिर वो बाहर आया, बाहर आने के बाद दूसरी बार अगर वो दोबारा भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो अब जो है कोर्ट उसे 10 साल के लिए यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में भेज सकता है। सो बेसिकली क्या हो गया, पहले इंस्टेंस में आपने डिटेंशन सेंटर भेजा, बाहर आया, दूसरी बार पकड़ा तो यहाँ पर 3 साल तक की सज़ा, तीसरी बार पकड़ा तो यहाँ पर 10 साल तक के लिए डिटेंशन यहाँ पर उसको दी जा सकती है। अब कई बार हमें देखने को मिलता है, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है
कि क्योंकि मैंने कहा कि बेगिंग अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुकी है, जहां पर लोगों को किडनैप करके, बच्चों को किडनैप करके या फिर बड़ों को एबडक्ट करके मजबूरी में वहां पर बिठा दिया जाता है बेगिंग करने के लिए। सो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुकी है। ऐसे में वो व्यक्ति जो कि इस पूरे क्राइम के सरगना होते हैं, उनके लिए क्या सजा है? तो उनको यहां पर सेक्शन 11 में यहां पर सजा का प्रावधान किया गया है। क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है जी, whoever employs any person to solicit or receive alms, or whoever having the custody of child causes a child to receive alms, or whoever uses another person as an exhibit shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall not be less than 1 year। So basically ऐसे सरगना जो कि दूसरों को यहाँ पर बैगिंग करने के लिए मजबूर करते हैं, दूसरों की बैगिंग पर यहाँ पर अपना घर चलाते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर 1 से लेकर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 11 में। तो ये था जी पूरा मामला जुड़ा हुआ बैगिंग से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड आई नो ये जो कानून है पूरा का पूरा, इसे पूरे भारत में अलग अलग लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर अलग अलग विचार हैं। इनफैक्ट इसीलिए यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे यहाँ पर क्या किया, निरस्त कर दिया। बट अगेन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो नीड है वो है मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी की। कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती हैं जो कि स्पेसिफिकली बैगर्स के लिए यहाँ पर रहती हैं, उनको उनकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर रहती हैं। सो बेसिकली एक बैलेंस्ड अप्रोच की यहाँ पर ज़रूरत है। लेट्स हैव योर कमेंट्स इन दिस कमेंट सेक्शन, जहाँ पर आप अपने कमेंट्स करके बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या इस कानून को पूरी तरह से हटा देना चाहिए या फिर आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी यहाँ पर किया जा सकता है। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।